स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मृदाएं। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट समरी लेक्चर डिस्कस किया था, तो इसमें हमने भारत की मृदाओं के बारे में जाना था, मृदा के गठन और पोषक तत्वों के बारे में भी जाना था। तो आज यहाँ पर एक टेबल डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जो पहले के हिस्ट्री के और जोग्राफी के लेक्चर्स हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कम समय में आपका ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं भारतीय मृदाएं एक नज़र में। देखिए, जलोढ़ मृदा की बात करें तो देश के लगभग ये 40% तक पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करें तो ये 18% पर, तो 40%, 18%। और अगर काली मृदा की बात करें तो 15%। तो आप इसका एक क्रम ही याद रख लें कि जलोढ़ मृदा, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मृदा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपका होगा लैटराइट मृदा, वो 3.7%, और मरुस्थलीय मृदा है जो 3.5 के आसपास देखने को मिलती है। इसके बाद पर्वतीय मृदा आती है। तो इनका विस्तार के क्षेत्र के आधार पर भी यहाँ से ये पूछा जा सकता है। अगर इनका क्षेत्र देखें तो जलोढ़ मृदा का जो मैप है वो हमने देखा था, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर जहाँ नदी से बना होगा मैदान वो होगा जलोढ़ मृदा। क्योंकि मैंने आपके इसके 4 भाग बताए थे कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, तो वो बाढ़ से ही संबंधित है, नदियों से ही संबंधित हैं। उसके बाद जो इसकी मुख्य फसलें हैं तो धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी दलहनी फसलें, काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है ये। जो पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात करें तो इसमें पोटास और चूना की प्रचुरता रहती है, लेकिन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश पदार्थ है ह्यूमस, उसका अभाव रहता है। लाल मिट्टी की बात करें तो ये आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भाग पर दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, इसको आप मैप से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है मैप से ज़्यादा अच्छा याद होगा। मुख्य फसलें देखते हैं तो मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का इसमें है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका किसकी प्रचुरता है, किसका अभाव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी में लोहे की प्रचुरता होगी, लेकिन कमी किसकी होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश। तो आप देखेंगे यही लगभग जो इसमें कमी है वही आपको काली मृदा में भी दिखेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी इन भारतीय मृदाओं में है। प्रचुरता में थोड़ा डिफरेंस है। जलोढ़ जो है पोटास और चूने में प्रचुर है, पाई जाती है प्रचुरता से। लाल मिट्टी में लोहा पाया जाता है। जबकि काली मृदा देखें तो जो कि आपका दक्कन प्रायद्वीप पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र वहाँ पर पाई जाती है। कपास के लिए उल्लेखनीय है ये, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ फसलें उपजाई जाती हैं। तो पोटास, चूना जो जलोढ़ की तरह इसमें भी होता है। साथ में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की प्रचुरता इसमें पाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे तो जो कमी है वो लगभग तीनों में एक ही है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आपको याद करने में भी आसानी हो जाती है। प्रचुरता को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेटराइट मृदा की बात करें, इसका अक्सर कर पूछा जाता है। तो लेटराइट मृदा वहाँ पर होगी जहाँ खूब वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट देखें या उत्तर पूर्व में देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पर्वत प्रदेश क्षेत्र जो है वहाँ पर। तो चाय, काफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू यहाँ पर होता है। तो काजू वगैरह पूछा गया है, चाय वगैरह। इसमें प्रचुरता किसकी होती है तो लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है लेटराइट में। कमी किसकी होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, ये सभी जो है घुल करके नीचे चले जाते हैं, तो इनकी इसमें कमी हो जाती है। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो आपका जहाँ पर कम वर्षा है, जो 50 सेंटीमीटर से कम है, वहाँ पर बात करें तो दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिनकी प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ आदि हैं। जो प्रचुरता होती है इनमें तो देखिए, चूँकि कम बारिश होगी यहाँ पर तो लवण ज़्यादा होगा, फास्फोरस यहाँ पर ज़्यादा होगा। जो अभाव होगा, नमी कम है, तो जीवांश तो वैसे भी होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन तो भारतीय मृदाओं में वैसे भी कम है। ठीक है, तो जीवांश और नाइट्रोजन का अभाव होगा। पर्वतीय मृदा की बात करें तो आपका पर्वतीय क्षेत्र है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है, और कुछ दक्षिण भागों में जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर ही पाई जाती है। तो सेब, नाशपाती, आलू वगैरह यहाँ पे होती है। प्रचुरता की बात करें तो बहुत तो नहीं, लेकिन जिनमें कमी है वो पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव, जीवांश की अल्पता मिलती है। तो ये रहा एक छोटा सा टेबल जो इसमें डिस्कस किया गया है। तो पोषक तत्वों की प्रचुरता और अभाव को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। कितने क्षेत्र पर विस्तारित हैं ये भी पूछा सकता है। क्षेत्र और फसलों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जो मृदा से संबंधित अन्य तथ्य हैं उसको भी यहाँ डिस्कस किया गया, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें, मृदा अवकर्षण। तो अगर इसकी उर्वरता में ह्रास होता है, कमी होती है, तो उसे ही कहेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि मृदा अवकर्षण। कई कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार एक सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन। तो अपरदन के भी कई कारण हो सकते हैं। इसको पूछा जाता है इनमें से कौन कौन सा अपरदन का कारण है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आप अक्सर डिस्कस करते हैं। निर्वनीकरण, तो निर्वनीकरण में आप जानते हैं कि पेड़ों की कटाई की जाती है। अत्यधिक पशुचारण, इसकी वजह से भी जो ज़मीन का भाग है वो खाली होता है, तो अपरदन होता है। जलीय अपरदन में क्या होता है कि जल भार से चोट उत्पन्न दबाव के कारण मिट्टी की स्थानांतरित जो होती है जलगति क्रिया कहलाती है। तो मिट्टी इसमें घुला करके पदार्थों को दूसरी तरफ ले जाती है, जलीय अपरदन कहलाता है। तो अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर ये अपरदन होता है। इसी प्रकार देखें वायु अपरदन, तो जहाँ पर बालू के कण ज़्यादा होंगे वहाँ पर अपवहन होता है। तीव्र पवनों और सूक्ष्म कणों के द्वारा को अपने साथ उड़ाकर ले जाना अपवहन कहलाता है। तो वायु अपरदन भी जो है मृदा अपरदन का एक बड़ा कारण है। आप देखेंगे तो मई जून के माह में जो रबी की फसलों की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद जो मैदान है वहाँ पर भी पवन द्वारा पर्याप्त मात्रा में दोहन अपरदन होता है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो हिमानी अपरदन होता है, क्योंकि जो हिमानियाँ बह कर के आती हैं, जो जल को बह के आता है उसे हिमनद कहा जाता है, और लाकर जहाँ जमा करती हैं उसे हिमोड़ कहा जाता है। झूम कृषि क्या है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, कि जब जंगली जानवरों को जंगलों को काट करके वहाँ पर खेती की जाती है, जब उसकी उपज खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ के दूसरी जगह यही काम किया जाता है। तो झूम कृषि भी अपरदन का एक कारण बनती है। भूस्खलन अपरदन भी एक कारण है। इसी प्रकार देखें तो जो वनों में आग लगाने, भूमि को बंजर खाली छोड़ने, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाने, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ अपनाने से मृदा अपरदन होता है। क्या है इसके चरण, तो देखिए मृदा अपरदन के जो चरण हैं, ये प्रकार हैं, उसमें आता है स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, ड्रिल इरोजन। तो थोड़ा इनके इंग्लिश नेम जो वर्जन है इनको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इन्हीं को हिंदी में टाइप कर देते हैं। जब से कंप्यूटर से डायरेक्टली ट्रांसलेट किया जाने लगा पेपर से, तब से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत समस्याएं आने लगी हैं कि होता क्या है, कंप्यूटर कोई एक ऐसा टफ वर्ड ले लेता है हिंदी का जो सामान्य लोग प्रचलन में नहीं होता है, तो वो होता तो सही है लेकिन प्रचलन में ना होने की वजह से हमसे हटा रहता है। तो ऐसे में इंग्लिश वाला भी वर्जन देखना थोड़े लिए लाभदायी होता है। बूंद अपरदन जो है स्प्लैश इरोजन है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें क्या होता है कि सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों का प्रतिघात होता है, तो मिट्टी के कण कटते हैं, इससे विघटित होता है। शीट इरोजन की बात करें तो बूंद इरोजन की जब मतलब बूंदों से कटेगा तो जो मिट्टी उखड़ गई है वो पूरी एक परत बह जाएगी, और ये सबसे घातक होती है जब मूसलाधार बारिश होती है। इसमें क्या होता है कि मृदा की जो सूक्ष्म और अति उर्वर परत है, जो ओसन स्तर है, उसका अपरदन हो जाता है। तो ये बहुत ही घातक होती है शीट इरोजन, जो पूरी उपज है वो बह जाती है, जो खाद वगैरह मिला है वो बाहर चली जाती है। रेल अपरदन की बात करें तो जो तेज़ गति से जल बहता है तो कम गहरी नालियाँ बना करके बहने लगता है। तो जो जहाँ पर कृषि होती है या बहुत ज़्यादा चारण होता है वहाँ पर देखने को मिलता है रेल इरोजन। इसी प्रकार अगर अनालिका अपरदन की बात करें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चंबल का बीहड़ प्रदेश है जिसे उत्खात भूमि कहा जाता है, वो पूछा जा सकता है कि क्या है। तो यही रेल अपरदन में जो छोटी छोटी नालियाँ हैं ना, जब वही बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा कि कई टुकड़ों में कृषि भूमि को तोड़ देंगी, तो इससे कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाएगी वो खेती। इसे कहेंगे अनालिका अपरदन। कभी कभी इसका नाम गुली इरोजन भी ऐसे पूछा जा सकता है, जिसकी इंग्लिश है। स्ट्रीम चैनल इरोजन देखें, धारा चैनल अपरदन जो है, जब जल मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है तो चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक वो स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ढाल में नियम में आपने देखा ही है। तो इस प्रकार अनालिका अपरदन का जो प्रभावित क्षेत्र है, तो हम अक्सर कर चंबल का ही क्षेत्र याद रखते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसे पंजाब में शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर भी अनालिका अपरदन देखने को मिलता है। चंबल और उसकी सहायक नदियों के मध्यवर्ती निचले मार्ग में चंबल यमुना दोआब में भी देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्रदेश और राजमहल पहाड़ियों के कुछ भाग पर भी अनालिका अपरदन गुली इरोजन देखने को मिलता है। गुजरात में खंभात की खाड़ी के पूर्व उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है वहाँ पर भी अनालिका अपरदन मिलता है। तो ऐसे में मृदा संरक्षण के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो इसका कार्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करे, लोगों को जागरूक करे, उनको विधियों को बताए। तो ऐसे कई विधियाँ बताई गई, जैसे इंजीनियरिंग मेथड में देखें यांत्रिक उपाय कैसे रोका जा सके अपरदन, तो इसमें मेड़बंदी आ जाएगा, मृदा समतलीकरण,
समोच्च रेखी जुताई, समोच्च रेखी जुताई जैसे पहाड़ों पर ऊंचे ढालों पर की जाती है। तो क्या होता है कि सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं। और समोच्च आप जानते हैं कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च कहलाती है। इसी प्रकार पत्थर के मेड़ बांधना, चट्टान के बांध बनाना भी आता है। एक आता है शब्द बेसिन लिस्टिंग। तो बेसिन लिस्टिंग क्या है? तो इसके अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद लघु बेसिन या गर्त का निर्माण किया जाता है, जो जल प्रवाह को नियंत्रित रखने तथा जल को संरक्षित करने में सहायक होता है। तो कभी अगर आपसे बेसिन लिस्टिंग शब्द भी पूछ लिया जाए तो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो यह है यांत्रिक। इसके बाद देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में खेती के साथ साथ ऐसा क्या करें कि अपर्दन कम हो। तो फसल चक्र अगर देखें तो जो अपर्दन को कम करने वाली फसल है उनका अगर अन्य फसलों के साथ चक्रीकरण करके अपर्दन रोका जाए तो ये भी संभव है। इसी प्रकार पट्टीदार खेती क्या है, बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बना करके अगर किया जाए तो जल प्रवाह का वेग थोड़ा कम हो जाएगा। पलवार या मल्चिंग क्या है? तो इसमें खेतों में फसल अवशेष की 10-15 सेंटीमीटर पतली परत बिछा दिया जाए तो अपर्दन वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो केचुआ वगैरह है, इसमें किसानों का मित्र है, उर्वर हो जाएगी, उसमें खरपतवार वगैरह उसमें खाद बनाते रहते हैं, मिट्टी को मुलायम उपजाऊ बनाते रहते हैं, तो इससे भी मृदा का संरक्षण होगा। हरी और जैविक खाद का प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे उड़द, सैजी, सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया। तो लोबिया में तो काफ़ी नाइट्रोजन होता है। इसी प्रकार देखें तो सैजी और सनई में भी फसल का हरी खाद में प्रयोग करने पर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कृषि वानिकी एक शब्द आता है, क्या है कि इसके अंतर्गत खेतों के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। तो इससे भी मृदापर्दन को रोकने में सहायता मिलती है। वृक्षारोपण वगैरह करके भी रोका जा सकता है। क्या कोई सामाजिक उपाय भी हैं? तो बिल्कुल है। लोक सहभागिता से सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों तक वृक्षारोपण वगैरह है। लोगों को जागरूक करना, जो जलाते हैं, काटते हैं, वनों का कटाव है, दोहन है, उनको थोड़ा रोका जाए तो मृदापर्दन से राहत मिलेगी। तो जो ये पूरा मृदा का अध्ययन है, इसका विज्ञान जो है पेडोलॉजी कहलाता है। इस मृदा के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो एक प्रैक्टिस सेट है उसको हल करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो कितना हमने सही किया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है? तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जो दरारी भेदन से हुआ था उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये विदरी फिशर जो है ज्वालामुखी चट्टान, वही इसका सही आंसर होगा, 1 का बी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ नीचे दिया गया स्टेटमेंट बेस्ड है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन में पूछा जाना है कौन सा सही है। पहले इसको देख लिया करिए कि सही गलत क्या पूछा है। फिर क्या पूछा है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जन धारण नहीं है, जल धारण है, जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। उसके बाद गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। तो जरा पहला देखिए कि कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा तो जल धारण कम काहे होगा? भाई ऐसा तो कोई नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये पहला आपका गलत हो गया। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं, सल्फर में मृदा की भूमिका नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तीसरा स्टेटमेंट जो है, कुछ समय तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। हाँ, अगर ज़्यादा सिंचाई की जाएगी तो जो पानी है वो नमक घुल के ऊपर आ जाएगा, तो ये लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सही पूछा विकल्प में आपको केवल 3 का मिलता भी है, तो आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक आपको दिया गया है क्रम लगाने को। मैं आपसे पढ़ाते समय कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इसमें मिट्टियों की जलधारण क्षमता है उसके अनुसार पूछा गया है। तो आप जानते हैं मृत्तिका जो है क्ले है, गाद जो है वो सिल्ट है, बालू उसके बाद है। तो इनके कणों को जैसे महीन कण होते जाएंगे वैसे जलधारण क्षमता बढ़ती जाएगी। तो मृत्तिका का सर्वाधिक होगा, उसके बाद गाद का होगा, फिर बालू का। तो इसका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, 3 का ए। चौथा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। मुझे लगता है ये तो आप बहुत जल्दी पकड़े होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो सब में कम है। तो ये आपका सही पूछा है ना, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अब विकल्प में जहाँ जहाँ एक है यानी कि ए डी तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं बी और सी में स्टेटमेंट देख लेते हैं। काली मृदाएं लोहा और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है। लोहा की मात्रा पाई जाती है, चूने की मात्रा, नाइट्रोजन तो कम होता ही है। लेटराइट मृदा जो होती हैं लोहा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। तो ये मैंने पढ़ाया आपको अभी कि एल्यूमिनियम और लोहा इनमें पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन पोटेशियम इनमें कम होता है। बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी 4 का भी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो सबसे महीन कण किसका होता है? तो क्ले का होता है। क्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? 6C जो है माफ़ कीजिएगा 5 का C जो है नहीं नहीं, क्ले तो होता है मृत्तिका ना, तो आपका महीन बालू तो मोटा होता है, मृत्तिका हो जाएगा 5A। दूसरा क्वेश्चन देखने लगा, सॉरी इसके लिए। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें तो जो ड्रोसेरा वगैरह हैं, वीनस फ्लाईट्रिप वगैरह उगते हैं, तो वो चूँकि नाइट्रोजन लेने के लिए ऐसा करते हैं जंतुओं के जरिए, तो जहाँ नाइट्रोजन कम होगा वहीं पे ये उगते हैं। इसका डिस्कस भी किया गया बुक में कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए वो उसमें उगते हैं। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ कई दिए गए हैं, लगभग सभी से मिलती है नाइट्रोजन, हरी खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसका जो UPPCS जो मेंस है इसमें जो आंसर माना गया तो वह है बोड़ा या लोबिया। निम्नलिखित में से मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ दिया है टेरेस फार्मिंग है, वेदिका कृषि है, दूसरा है वनोन्मूलन है, तीसरा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो इसमें पूछा गया है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 वनोन्मूलन, क्योंकि मृदा अपक्षय की समस्या है ये जो प्रमुख है वनोन्मूलन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कोई नहीं, कंटूर कृषि है, वही समोच्च रेखा जो जुताई होती है परिरेखा, तो इसमें दिया है प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, ऐसा नहीं है। नदी प्रवाहों के सन्निकट बाढ़ग्रस्त होना निम्न समतल मैदानी तो खादर से संबंधित है। अपतरण को बढ़कर फैलने की संभावना से दुर्गम भूमि, ये भी नहीं हो, तो डी इसका हो जाएगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी के बारे में थोड़ा जानते हैं, पूछा है कौन सा कथन सही है? तो वे साधारणतः लाल रंग की होती है, तो लाल भूरे रंग की मैंने बताया था आपसे। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला दिया हुआ है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, तो मुझे लगता है कि सही है। आइए विकल्प देखते हैं इसमें कौन सा होगा। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। नाइट्रोजन समृद्ध जहाँ लिखा रहे भैया काट ही दो। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, तो लेटराइट वहाँ होती है ना जहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, तो राजस्थान में भला बारिश कब से इतनी ज़्यादा होने लगी। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो काजू अगर मैंने कहा था कि पूछा जाता है, तो टैपियोका काजू की अच्छी उपज होती है, तो आपका इसमें पहला और दूसरा चौथा आंसर सही हो जाएगा। विकल्प में ऐसा दिया हुआ है सी पे, तो आपका जो आंसर हो गया ये सी हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, मृदा का लवणी भवन। मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो साल्ट होता है ना, वो मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो इसमें कई हैं, जिनको कौन कौन सी हैं? तो इसमें दिया सस्यावर्धन, फसलों का हेर फेर, हाँ तो किया जा सकता है। बालू की बाड़, भाई बालू की बाड़ नहीं बनाई जाती, पेड़ों की बाड़ बनाई जाती है, लताओं की बाड़ बनाई जाती है, तो ये वाला आपका तो सही नहीं लगता है। अभी सही गलत क्या पूछा है ऊपर देखते हैं। वेदिका निर्माण जो है वो टेरेसिंग है, तो ये भी सही है। वायुरेब भी सही है, तो आपका 1 3 4 तो मुझे सही लगता है। अब गलत पूछा है कि सही, तो देख लेते हैं। अगर सही पूछा है तो 1 3 4 होगा, तो इसमें जो है हो जाएगा विकल्प में दिया है 1 2 3 2 4 1 3 4, पूछा है कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं, तो 1 3 4 होगा, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बताया था कि लाल मिट्टी जो होती है फेरिक ऑक्साइड की विद्यान होता है उसमें, इसीलिए ये लाल दिखती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो ये क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश में। कथन देखें तो पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रूपित क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है लेटराइट प्रकार की, तो आंध्र प्रदेश में इतनी वर्षा नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है, कौन सा हो जाएगा? सी। तो ये हो जाएगा आपका 15 का सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, भाई जानी ही इसीलिए जाती है, तो ये तो सही है होगा। उनमें नाइट्रोजन जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो गलत कर दीजिए, ए सही है, आर गलत है, इसमें हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। देखिए ह्यूमस प्रचुर मात्रा, जीवाश्म बहुत पाए जाते हैं, और सॉरी वहाँ जो जीव हैं जीवांश बहुत पाए जाते हैं, और ह्यूमस इसलिए वहाँ पे कम पाया जाता है, तो ये पहला ही विकल्प आपका
गलत हो गया। फिर हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो हाँ बिल्कुल है, वनाच्छादित है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा आपका 18 का डी हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा 18 का डी। तो ये आपका, तो इस प्रकार हमने जो सॉइल वाला चैप्टर है उसको डिस्कस किया आपके साथ में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बताया। लेक्चर लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसको 2 भाग में लिया है। इसके बाद हम लोग जो अगला 7वां चैप्टर होगा प्राकृतिक वनस्पति का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में महीनों लग जाएंगे। बहुत सारे हैं, आपके काम के हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है मैंने, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।